कल हमने भी पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन आज हम रिपीट कर रहे हैं ओम्स लॉ। इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है, और उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई। अब करंट जो फ्लो करता है वो करता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जिससे हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, उसी के कारण क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो करता है, जब करता है जब इसके अक्रॉस हम कोई पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक है, जब इसमें कोई पोटेंशियल लगाते हैं तब करंट फ्लो करता है। सो दे आर सेइंग दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। सो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए V जो होगा वो भी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड देन V इज इक्वल आई आर। तब V इज इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू आर। अब यहाँ जो हमने R रखा है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए कांस्टेंट रखा हुआ एक नियतांक है, एंड नॉन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, एक का ग्राफ भी आता है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये V है और ये I है, इट मीन्स करंट, और ये पोटेंशियल है। इसका जो ग्राफ आएगा हमेशा वो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी कि स्ट्रेट लाइन आएगी, ये हमें आर की वैल्यू देगी जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। इससे हमें क्या पता लगता है कि दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम, इसे ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड द डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए इनवर्स स्क्वायर, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये होती है। तो ओम्स लॉ क्लियर है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, नहीं सर, नहीं 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 नहीं, अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ, पोस्ट बॉक्स ऑफिस जो रेजिस्टेंस, हाँ सर वो एक सिस्टम है एक्चुअली, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए वो आता है किरचॉफ लॉ के बाद, एक किरचॉफ लॉ आता है, ठीक है, वो जब आप पढ़ लेंगे ना उसके बाद आता है दो सिस्टम आते हैं, एक तो आता है मीटर ब्रिज, एक आता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज होते हैं। तो जनरली जो वायर बनी रहती है वो एक हाई रेजिस्टेंस मेटल की बनी होती है, मैंगनीज की, तो वो तो उसमें है। बाकी अभी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ये रेजिस्टेंस हर एक मेटल में होता है, सब मेटल में रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता ही है। केवल एक सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, और उसका ये माना जाता है कि जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम होता है। तो वो जो सिस्टम जब आएगा हम आपको तब पढ़ाएंगे, वो आएगा आपके सिलेबस में है, मीटर ब्रिज है और पोस्ट ऑफिस बॉक्स वाला सिस्टम भी है, तो वही पढ़ेंगे। तो चलिए आप देखते हैं। जी जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस तो प्रतिरोध है। देखिए मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को जाने से रोक रहा है, करंट को जाने से रोक रहा है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है एक तरह से, ये तो हमें एनर्जी का लॉस दे रहा है, ये हमें एनर्जी का लॉस दे रहा है, ठीक। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए ना, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है उसके बीच का रिलेशन उतना ही डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं। तो जितना कम रेजिस्टेंस हो V इज इक्वल आर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा I के, यस और नो। इस इक्वेशन से देख लो ना, तो R तो जितना कम है उतना बढ़िया। प्रतिरोध होता है करंट को रोकना, और आज लगभग ये जो टॉपिक्स है ना सारे इसी पे रिलेटेड है, इसलिए मैंने ओम्स लॉ से शुरू करवाया। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलिए एक चीज देखते हैं, इससे आपको और ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ कारक पे निर्भर करता है। निर्भर भी करता है और कैसे निर्भर करता है ये भी देखेंगे। सो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये दो चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल की, चालक बना हुआ किस चीज का है। अब मैंने बताया ना, जैसे अगर सिल्वर है, सिल्वर का जो
रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर हम कॉपर का, आयरन का, एल्यूमीनियम का देखें तो इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली आपने सुना होगा कि हमें कॉपर वायर यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, है ना? एल्यूमीनियम वायर नहीं यूज़ करना चाहिए। तो क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है, एल्यूमीनियम का रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा होता है रिस्पेक्ट टू कॉपर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमीनियम रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है? एंड द सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है कॉपर और एल्यूमीनियम के मुकाबले। एंड दैट्स व्हाई द सिल्वर वायर्स इज यूज्ड इनटू द सोलर पैनल्स। सोलर पैनल के अंदर जो वायर्स होती हैं वो सारी सिल्वर की बनी होती है, चांदी की बनी होती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इतनी बात क्लियर? ओके। एंड द सेकंड थिंग, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो वी कैन से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गई। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो जो कंडक्टर की लेंथ होती है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कंडक्टर जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी कभी, आप मुझे एग्जांपल बताइएगा, एक सेकंड का वेट कीजिएगा। चलो, आप मुझे एक एग्जांपल बताइएगा। जैसे कोई सेल है, एक सिंपल सी आपके पास सेल है, मैं आपकी बात करूंगा सेल की। बहुत छोटी सी सेल है, मान लीजिए 1.5 वाली, 1.5 वोल्ट वाली एक सेल है, उससे आपने एक बल्ब कनेक्ट किया है, छोटा सा मान लो एलईडी का बल्ब है। ओके, ये वाला बल्ब है, ये जल सकता है। ठीक, तो आपने देखा होगा अगर इसमें हम वायर्स बहुत लंबी कर दें, बहुत दूर कर दें, तो क्या बल्ब जल जाएगा? ये नहीं जलेगा, क्योंकि लेंथ के कारण जो मेटल होता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी वो करंट को बहुत ज्यादा रोकेगा, यानी जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ जितनी कम रहेगी रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा, और वो अच्छा हमें रिजल्ट देगा, करंट हमें ज्यादा मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो एज मच एज पॉसिबल जो वायर होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। अगर डिवाइस की डिस्टेंस कम है तो कम से कम वायर यूज करनी चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एरिया क्या होता है? वही जो मैंने कल बताया था, जैसे एक कंडक्टर है, ठीक है, ये इस तरह से है, और एक कंडक्टर कुछ इस तरह से है। इसका एरिया ये, इसका एरिया ये। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये एक्स है, ये ए वाई है। ये वाई कंडक्टर है, ये एक्स कंडक्टर है। तो हम ये कह रहे हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया जितना ज्यादा होगा, तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, उतना कम रेजिस्टेंस होगा, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जो बारीक वायर होती है उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हम अगर मोटी वायर यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब ये कम क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन जानते हैं, और वायर्स के अंदर की जो फंक्शनल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का उसके थ्रू समझाता हूँ। देखिए, वायर के अंदर क्या होते हैं, जो करंट होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो होता है इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन। अब हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन, ये आगे भी काम आएगा, इसलिए यहाँ समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने इसका इतना पीस काट लिया, इसका इतना पीस मैंने कट कर लिया, और मैं ये मानता हूँ कि इसका जो एरिया है मान लीजिए ए है। ओके, और इस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है। तो मुझे बताइए इस एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल चार्ज एन इंटू ई। अब पूरे में कितना चार्ज है पूरी लेंथ में? तो मल्टीप्लाई एल भी हो जाएगा। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, दैट इज क्यू जो है हमारे पास एन इंटू ए इंटू एल है, इतना सारा चार्ज है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एरिया पे तो डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना मोटी वायर होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा चार्ज हमारे पास होगा, उतना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, करंट होगा। तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो एरिया जितना ज्यादा होता है उतना रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, इतना क्लियर? सो नाउ वी कैन राइट वन थिंग फ्रॉम दीज टू इक्वेशन। इन दो इक्वेशन से मैं एक चीज लिखना चाहता हूँ, दैट आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल अपॉन ए के। इज इट क्लियर? इट डज मेक सेंस?
ओके, सो नाउ R विल बी इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। अब ये रो क्या है? रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस पे। तो अगला टॉपिक भी हमारा यही आता है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, अब देखिए, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कह रहे हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर का जब उसकी लेंथ यूनिट हो, मतलब एक यूनिट लेंथ हो और एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो जितना रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। तो जाहिर सी बात है, स्पेसिफिक मतलब सारी चीज स्पेसिफिक कर दीजिए। एरिया और लेंथ आपके पास है, दोनों को स्पेसिफिक कर दीजिए, मतलब 1 मीटर कर दीजिए और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लीजिए। ठीक है, तो जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर का, वही आपका क्या होगा? रेजिस्टिविटी। तो आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा आपने लिया, ठीक है, और ये मानते हैं हम 1 मीटर की डिस्टेंस हमारी, और 1 मीटर का इसका एरिया है, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। ओके, तो इस पूरे का पर्टिकुलर का जितना रेजिस्टेंस है वही हमारी रेजिस्टिविटी है। सो रो विल बी आर ए अपॉन एल। रो क्या हो गया? आर ए अपॉन एल। ठीक है, कहां से आया? ये वहीं से आया। आर क्या होता था बताओ? आर होता था रो इंटू एल अपॉन ए, ये होता था। तो रो क्या हो गया? आर ए अपॉन एल, दैट इज इक्वल रो, ये हो गया। तो यहीं से हमने ये लिखा है। ए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, आर रेजिस्टेंस है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई। सो द एसआई यूनिट इज ओम मीटर। जो एसआई यूनिट होती है ओम मीटर होती है। सिंबल हो गया ओम एंड एम, दैट्स एम मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 एंड ए की पावर -2। क्योंकि देखिए इसमें एल और आ गया, एक एरिया ऊपर बढ़ गया, एल आ गया, तो जाहिर सी बात है एक लेंथ एल स्क्वायर, रेजिस्टेंस में एल स्क्वायर था, यहाँ पे एल क्यूब हो गया। सो एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -2। डन, यहाँ तक क्लियर? तो चलिए रेजिस्टिविटी हो गया। अगला देखते हैं कंडक्टेंस। अब ये क्या होता है? देखिए, रेजिस्टेंस था, करंट को चलने से रोक रहा था। कंडक्टेंस होता है जो करंट को चलने के लिए अलाउ करता है। सो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे चालकता। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज G इज इक्वल 1/R। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? G इज इक्वल 1/R हो गया। ठीक है, अब हमें पता है R क्या होता है? R इज इक्वल होता है V/I। तो यहाँ से G बराबर क्या हो गया? G बराबर क्या हो गया बताओ? R की वैल्यू रख दो V/I, दैट इज I/V हो गया। तो कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वी कैन आल्सो से दैट कंडक्टेंस is a property of conductor which is the flow of charge। ठीक है, जो चार्ज को बहने की क्षमता देता है, चार्ज को बहना आसान बनाता है, चार्ज का चलना आसान बनाता है। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टेंस। अब देखिए इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है उसका रिवर्स, दैट इज मो, MHO, और ओम इनवर्स और ओमेगा इनवर्स। ठीक है, ये इसका सिंबल पे भी हमने इनवर्स लगा दिया, क्योंकि 1/, है तो 1/ करके ओम इनवर्स हो गया। और इसे अगर इनवर्स नहीं लिखना तो आप साइमन लिख सकते हो, इसकी यूनिट होती है साइमन। क्या होती है? साइमन। डायमेंशन फॉर्मूला होता है m इनवर्स l की पावर -2 t की पावर 3 एंड a की पावर 2। अब जो माइनस में थी वो प्लस में हो गई, जो माइनस में जो प्लस में थी वो माइनस में हो गई। ठीक है, और जो माइनस है वो प्लस। तो जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सो द SI यूनिट इज ओम इनवर्स और साइमन। formula is G is equal 1/R or G is equal I/V, and the dimension formula is M inverse L inverse square T की power cube and A square। नेक्स्ट कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? देखिए जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आया था, रेजिस्टिविटी आई थी, ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। सो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो ये क्या होती है? ये होती है विशिष्ट चालकता। ओके, तो
इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है एंड इट इज डिनोटेड एज सिग्मा, इट इससे किसे डिनोट करता है, सिग्मा से। सो सिग्मा विल बी 1/रो, सिग्मा क्या हो गया, 1/रो हो गया। रो किसका सिंबल था, विशिष्ट चालक का, ओ सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध का, रेजिस्टिविटी का सिंबल था रो, तो ये हो गया सिग्मा इज इक्वल 1/रो। सो एसआई यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी इज मोहो मीटर इनवर्स, उसकी क्या थी ओम मीटर, इसकी हो गई मोहो मीटर इनवर्स, और साइमन पर मीटर एस एम इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एस एम इनवर्स। ओके, डायमेंशन क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टिविटी का डायमेंशन था उसका जस्ट अपोजिट है, दैट इज एम इनवर्स एल की पावर -3 टी की पावर क्यूब टी की पावर 3 ए की पावर स्क्वायर। ओके, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। चलते हैं अगले टॉपिक पर, ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, it is defined as the total work done, it is defined as the total work done by the source of emf v in maintaining the electric current I in the given circuit for a specific time t। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअली में ये वो वर्क है जब एक कंडक्टर के या एक सर्किट में, पूरा एक सर्किट बनाते चलिए, ये तो मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें हम मेनली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और एक पूरा सर्किट बना दिया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, और ये हमारा कोई भी मतलब सिस्टम है पूरा। तो इस सर्किट में V वोल्ट है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है, और जो ये करंट फ्लो हुआ है वो कितने टाइम के लिए हुआ है, दैट इज टाइम t, टाइम कितना है t। तो इस I करंट को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितना वर्क किया गया उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स of EMF V in maintaining the electric current for the time t। t टाइम के लिए किसी भी परिपथ में t समय के लिए इलेक्ट्रिक करंट I को बनाए रखने के लिए विभव द्वारा जो कार्य किया गया है वही हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ये है सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव E इज इक्वल W इज इक्वल V इंटू Q। हमें पता है V का फॉर्मूला होता है, वैसे तो V का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, W अपॉन Q होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, सो W अपॉन Q होता है। तो यहीं से W का फॉर्मूला आ गया VQ। अब V और Q ये जो फॉर्मूला आया, इसमें आप बहुत सारे फॉर्मूले रख के अलग अलग बना सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू V इंटू आई टी, दैट इज VIT, ये भी हो सकता है। फिर हमने क्या करा, ओम्स लॉ से हमने क्या करा, V की जगह पे रख दिया IR, तो ये हो गया I स्क्वायर RT, और अगर हम I की जगह पे V अपॉन R रख दें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT। तो ये सब किससे आए हैं, ये सब आए हैं ओम्स लॉ से। ये आप बना सकते हैं, फॉर्मूला हो गया वी क्यू वैसे तो, लेकिन वी आई टी भी हो गया, आई स्क्वायर आर टी भी हो गया, और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी हो गया। एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल, जो एसआई यूनिट होती है एनर्जी की जूल होती है, ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं, एंड द 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो एक जूल कितनी एनर्जी, एक जूल एनर्जी है जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 सेकंड के लिए अप्लाई होता है और उसमें 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो जाए, उस 1 सेकंड में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो जाए, तब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी या वर्क डन होगा वो होगा 1 जूल। अब एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर, बहुत सिंपल है। व्हाट इज पावर, पावर इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। पावर क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, जितना काम कर सकते हैं और जितने कम समय में कर सकते हैं उसी को हम पावर कहते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, दैट इज वी कैन से P इज इक्वल E अपॉन T। ठीक है, V इज इक्वल E अपॉन T, V is equal V upon T। So to maintain the flow of electric current through the conductor, ये तो सिंपल सामने लिख दिया बाकी की डेफिनेशन। So इलेक्ट्रिक पावर है क्या, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। अब हम E के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब रख सकते हैं। हमें पता था E का, मैं यहीं से अलग से बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनसे अलग से समझिए। हमें पहले E के फॉर्मूले लिखते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा था VIT, आया था, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। फिर एक और फॉर्मूला आया था जिसमें हमने V को रख लिया था IR, तब आया था I स्क्वायर RT। फिर हमने इस फॉर्मूले के बाद अब की बार I की जगह रख लिया था, I की जगह क्या रख लेता V अपॉन R, तो ये हो गया था V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं, तीन फॉर्मूले हैं, और इन तीन फॉर्मूले से हमें P का फॉर्मूला बनाना है। तो P विल बी, E की जगह अगर मैं VIT रखता हूं तो अपॉन में भी T आएगा, दैट विल बी कैंसिल, तो एक फॉर्मूला आ गया PI। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला। ओके,
सेकंड P इज इक्वल, अब की बार E की जगह रख रहा हूँ I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT एंड डिवाइडेड बाय T, तब T से T कैंसिल हो जाएगा, तब भी हमारे पास क्या बचा, I स्क्वायर R बचा, ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। एंड P इज इक्वल हो जाएगा थर्ड फॉर्मूले से V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, और नीचे भी T है तो यहाँ भी T, तो T से T कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R ओनली। तो P के तीन फॉर्मूले आ गए, P इज इक्वल VI हो गया, पोटेंशियल इनटू करंट, फिर I स्क्वायर RT दैट इज करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो तीन फॉर्मूले इसके भी आ गए हमारे, सब में समय नहीं है, किसी में भी टाइम नहीं है। SI यूनिट ऑफ द पावर इज वाट, जो SI यूनिट होती है पावर की क्या होती है, वाट होती है, और 1 वाट क्या होगा, 1 वाट विल बी 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर। अब देखिए वाट तो हो गई, वाट तो एक बहुत छोटी यूनिट है, हमारे पास और भी चीजें आती हैं जो किलोवाट में भी वर्क करती हैं, और जो एनर्जी जनरली कमर्शियली प्रोड्यूस होती है, उससे जो पावर बनती है वो मेगावाट में होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि किसी एक पावर हाउस है, उसकी जो कैपेसिटी है वो मेगावाट से इंक्रीज की गई, 5 मेगावाट इंक्रीज की गई, या 10 मेगावाट। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो वाट एक छोटी यूनिट, जनरली इस पे बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं, लेकिन किलोवाट पे भी काफी सारी चीजें वर्क करती है। तो 1 किलोवाट होता है 10 टू द पावर 3 वाट, 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट। इसी तरह से एक मेगावाट होता है, दैट विल बी 10 टू द पावर 6, ये लगभग 10 टू द पावर 6, 10 लाख वाट के बराबर होता है। ओके, और अब एक यूनिट और आती है 1 हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति, ये होती है 746 वाट की। 746 वाट की अगर किसी चीज की कैपेसिटी है, पावर है, तो उसे आप कहोगे 1 हॉर्स पावर। रेल के इंजन में होता है सर, और जनरली जो जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, बड़े इंजन होते हैं, वो भी हॉर्स पावर के होते हैं। ठीक है, बड़ी मशीनरी जो होती हैं वो भी हॉर्स पावर की होती है। और हमारे जो घरों में आती है वो जनरली किलोवाट में आती है, जो हमारे घरों में एनर्जी आती है वो 1 किलोवाट होती है। इसको मैं समझा देता हूँ। किसकी? 50 टू 60 हर्ट्ज, लेकिन सर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, अभी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, एनर्जी मीटर जो हमारे घरों में लगे हुए हैं, ओके, हाउस होल्ड एनर्जी, तो ये भी पढ़ लेना। देखिए, हमने पढ़ा ई इज इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है, और अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, पी इज इक्वल होता है ई अपॉन टी। तो अगर मैं देखूं तो हमारे घरों में जितनी चीजें हैं ज्यादातर पावर लिखी रहती है सब पे, ठीक है, तो उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि उसने कितनी एनर्जी ली है, या कितनी एनर्जी उसने प्रोड्यूस की है, या कितनी एनर्जी उसमें कंजप्ट हुई है। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ई इज इक्वल पी इंटू टी, यानी जितनी वाट की वो है और जितना टाइम वो चली है, उससे मैं उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, जितनी एनर्जी उसमें कंजप्ट हुई है। ठीक है, सो हमें पता है जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है पावर की, वो होती है 1 किलोवाट। ठीक है, अब कोई चीज 1 किलोवाट की अगर 1 घंटे के लिए चलती है, तो जितनी एनर्जी ये लेती है उसे हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और ये आपकी एक यूनिट होती है आपके जो मीटर लगे हुए हैं उनमें। तो एक यूनिट का मतलब क्या होता है कि 1 किलोवाट का लोड जब आपके मीटर पे चले और वो 1 घंटे तक चले, तो उसकी यूनिट 1 यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब चाहे 2 किलोवाट का लोड आप आधे घंटे चलाएं, या 5 किलोवाट का लोड आप 20 मिनट चलाएं, या फिर आधा किलोवाट यानी 0.5 किलोवाट का लोड आप 2 घंटे चलाएं, एक यूनिट आए। तो जैसे-जैसे किसी चीज़ की वाट लिखी हो, जितना टाइम वो चला है, उसके थ्रू आप एनर्जी निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, बिल निकाल सकते हैं। इस पर भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, जब न्यूमेरिकल करेंगे वो तब देखेंगे। ये चीज़ तो मैंने याद रखता है। अब बात आती है 1 किलोवाट और बराबर कितने जूल? ठीक है, 1 किलोवाट और इज इक्वल हाउ मेनी जूल्स, ये आते हैं। यस, ओके, वेरी गुड, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। फिर तो आपको ये भी पता होगा ये कैसे आया। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, E इज इक्वल होता है 1000 मल्टीप्लाई 1 आवर, दैट इज 3600 सेकेंड्स। ओके, तो इतनी वाट की और इतने सेकंड के लिए जब चलेगी तो वो हो जाएगी जूल में, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज है, तो ये मैंने बता दिया आपको। तो अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। देखिए, रजिस्टर्स क्या होते हैं और रेजिस्टेंस क्या होता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, और वो कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, या वो कंडक्टर
जो रेजिस्टेंस के पर्पज से यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम रेजिस्टर्स कहते हैं। ये जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ इस टाइप के होते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, दोबारा बना देते हैं। इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और इन पे ना बहुत सारे कलर्स की कोडिंग होती है। इस तरह से आपने देखा हो लगा हुआ कहीं पे, येलो, ब्राउन, व्हाइट। देखें, तो ये हमारे क्या होता है, ये रजिस्टर्स होते हैं। एंड दीस रजिस्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो इन्हें हम सर्किट में रजिस्टर प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ये तो रेजिस्टेंस हो गए पर्टिकुलर बनाकर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जितना भी कंडक्टर है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सब में प्रोड्यूस होता है। तो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसका टोटल कितना होगा, उसका कॉम्बिनेशन से हम कितना निकाल सकते हैं, टोटल हमें कैसे पता लगेगा। तो ये कहते हैं बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, फर्स्ट है सीरीज कनेक्शन। अगर आप उन्हें सीरीज कनेक्शन से निकाल, सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं तो इस तरह से लगेंगे। ये होता है सीरीज कनेक्शन, दैट इज लेफ्ट टू राइट एंड लेफ्ट टू राइट। ये मान लीजिए इसका पॉइंट ए है, ये बी है, तब दूसरे का पॉइंट ए और बी साथ में जुड़ेंगे और ये कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अब इस सीरीज कनेक्शन में टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश Rn तक, ठीक है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस के बीच या तीन रेजिस्टेंस या पांच रेजिस्टेंस के बीच दोनों पॉइंट कॉमन होते हैं। यानी इसमें जो ए और बी जुड़ते हैं वो सबके कॉमन पॉइंट से जुड़ते हैं। सबका ए पॉइंट ए होता है और सबका बी पॉइंट बी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल डिस्टेंस क्या आता है, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 दैट इज 1/r। तो यहां तक होता है, ये किसका है, पैरेलल। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमने कल कैपेसिटर्स पढ़ा था, कैपेसिटेंस पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब एक और टॉपिक आता है, वो आज का लास्ट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव। अब ये होता क्यों है, देखो मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। ये होता है कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण। अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप मुझे खुद बताइए उस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है। उस कंडक्टर के अंदर करंट रुक रहा है, करंट रुक रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट को भेजना चाह रहा है। यानी एक कंडीशन मैं आपको बना के दिखाता हूं। आप ये कंडीशन समझिए कि यहाँ पर ये कंडीशन है कि आई तो जाना चाह रहा है और आर इसे रोक रहा है। आर ने क्या करा है, रास्ता बंद कर दिया। पीछे से वी क्या कर रहा है, वी इसे पुश कर रहा है। वी क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है कि भाई जा आगे। आर रोक रहा है। अब आई अगर यहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ पे अगर आई इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, दिस विल कॉज हीटिंग इफेक्ट। यहाँ क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। सो व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू द सर्किट ड्यू टू रेजिस्टेंस, हीट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर, ठीक है। जब एक करंट सर्किट में फ्लो होता है और रेजिस्टेंस उस करंट को रोकता है, यानी कि ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट इज जनरेटेड, हीट जनरेट होने लग जाती है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, और जिसके कारण जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो सीधे सीधे रेजिस्टेंस के कारण होता है। नाउ इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, मैथमेटिकल टर्म्स आती है, वो हम निकालते हैं जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग के कारण, ठीक है। इसे जूल इफेक्ट ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू निकालते हैं। तो जूल्स ने क्या बताया, दैट इट स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज एच मान लीजिए, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो
करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा करंट होगा, जाहिर सी बात है हीट उतनी ज्यादा होगी। किसी सर्किट में करंट जितना ज्यादा होगा, हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक बात क्लियर। सेकंड, इट इज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये वायर के रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा करंट रुक गया उतनी ज्यादा हीट हो गई। एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज्यादा समय तक करंट फ्लो करेगा, टाइम जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा भी होगा कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा देर तक वर्क करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा करंट, सॉरी, बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है। बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि करंट, करंट को रोकने वाला रेजिस्टेंस और जितने ज्यादा समय के लिए करंट फ्लो होता है, वो इन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट। इसलिए हीट ज्यादा हो जाती है। तो हीट का हम मैथमेटिकली यहां से लिख सकते हैं दैट हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट जो होती है बराबर किसके होती है? आई स्क्वायर आर टी के बराबर होती है। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, इसके भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर सिस्टम में हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो जितनी हीट बन रही है, ठीक है, जितना सिस्टम वर्क कर रहा है, वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो हीट विल बी इक्वल टू द एनर्जी। ओके, so this was the last topic of today, and the next we will discuss about the different type of law, that is Kirchhoff law, first and second. Okay, तो मिलते हैं फिर उसी वीडियो में। और कल की क्लास, कल संडे है, कल नहीं होगी। और नेक्स्ट मंडे से अभी ये क्या होगी? केमिस्ट्री होगी, तो इसकी क्लास होगी अब थर्सडे में। तब तक वीडियो आ जाएंगी सारी, आप वीडियो से हेल्प लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं उसी क्लास में। गुड नाइट।